बच्चों कल हमने स्टार्ट किया था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इसमें हमने देखा था 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, प्रॉमिसरी नोट, चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, जब हमने इनके असेंशियल्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे तो हमने बेसिक चीजें देखी थी कि ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये प्रिज्यूम किया जाता है कि जो होल्डर है वही ओनर है। ठीक है, और होल्डर गेट्स फ्री टाइटल, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है वो एंटाइटल है कि वो सूट फाइल कर सकता है। और देखा था हमने कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरेबल है टिल इट्स मेच्योरिटी, तब तक वो स्टेल ना हो जाए। और लास्ट हमने देखा था कि और सारे प्रिजम्पशन सबके लिए इक्वल है अनलेस कॉन्ट्री प्रूव्ड, मतलब कुछ कुछ केसेस में अगर प्रूव किया है कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज में ये रूल्स हैं, ये चेक है इसमें ये रूल्स है, तब अलग हो सकते हैं, बाकी सब कुछ सेम है। फिर हमने काइंड्स या क्लासिफिकेशंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स देखे थे कि तीनों के हर जगह हमको कैसे लिखना है, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक और प्रॉमिसरी नोट। बेरर इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि जब कोई पर्सन इसे होल्ड करके रखता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेरर इंस्ट्रूमेंट। इसमें पहला पॉइंट है कि ये एक्सप्रेस्ड होता है टू बी पेबल। इसमें दूसरा पॉइंट है कि ये ओनली लास्ट इंडोर्समेंट इज ब्लैंक। ठीक है, ये ब्लैंक होता है, इसमें और किसी पर्सन का नाम नहीं होता। फिर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में हमने देखा है कि एक तो ये भी एक्सप्रेस्ड होता है टू पेबल और किसी पर्टिकुलर पर्सन का इसमें नाम होता है। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट में हमने क्या देखा था, मेड इन इंडिया, ड्रॉन इन इंडिया, पेबल इंडिया और पेबल एनीवेयर टू रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, और फिर ऐसी फॉरेन इंस्ट्रूमेंट हमने देखा था, ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, मेड पेबल आउटसाइड इनसाइड दोनों जगह। ठीक है, अब है कि ड्रॉन इन इंडिया, मेड पेबल आउटसाइड इंडिया एंड ड्रॉन ऑन अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, दोनों पॉइंट्स है। फिर एक है डिमांड इंस्ट्रूमेंट। डिमांड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जब भी आपका स्पेसिफिक टाइम होगा तब आप डिमांड करोगे तब आपको वो पैसा मिलेगा, मतलब हमने कोई टाइम फिक्स नहीं किया है। ऐसे ही अगर हम टाइम इंस्ट्रूमेंट देखें तो टाइम इंस्ट्रूमेंट में आफ्टर साइट, आफ्टर पर्टिकुलर पीरियड और मेच्योरिटी के टाइम पे आप उसे पे कर दोगे। आफ्टर साइट का मीनिंग हम नीचे देखें। ठीक है, अब है एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट और इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट। ये हमें एक बार रीड करना है, मैं बता देती हूँ क्या है ये। देखो, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट में जब बहुत फिक्टिशियस है कि ये पर्सन किसको जाना है, ठीक है, मतलब कंफ्यूजिंग है, वहां वर्ड लिख दो कंफ्यूजिंग इंस्ट्रूमेंट, जब पता ही नहीं है कि एक्चुअली ये किसके लिए ड्रॉ हुआ है। एन इंस्ट्रूमेंट विच इन फॉर्म दैट इट मे बी ईदर बी ट्रीटेड बाय द होल्डर एज अ बिल और एज अ नोट। तो हमें पहली बात तो यही क्लियर नहीं है कि वो प्रॉमिसरी नोट है कि वो बिल है। फिर इट इज एन एम्बिगुअस instrument. English Bill of Exchange Act provides that wherein a bill, the drawer and the drawee are the same, or where the drawee is a fictitious person or the person incompetent to contract, the holder may treat the instrument at his option either as a bill of exchange or promissory note. मतलब जब drawer और drawee इंग्लिश एक्ट में, इंग्लिश लॉ में ऐसा बोलते हैं कि ड्रॉअर और ड्रॉई सेम पर्सन है। सेम पर्सन कैसे, कि उसी के बिजनेस में वो पैसा आ रहा है। ठीक है, या फिर किसी इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट पर्सन के में या फिक्टिशियस नेम पे, तो तब हम उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट, कोई भी चीज ट्रीट कर सकते हो। बिल ड्रॉन और टू ऑर्डर द ड्रॉई और बाय एजेंट और इन प्रिंसिपल और बाय ब्रांच बैंक on another by direction of a company or either cashier are also ambiguous instrument। क्यों, क्योंकि आपने बैंक का नाम लिख दिया, अब उसकी ब्रांच का नाम लिखना है आपको। ठीक है, तो एक बैंक अपनी ही ब्रांच को पैसा दे रही है। ठीक है, तो हम उसको एम्बिगुअस बोलते हैं क्योंकि इसमें आप ही के ही पास पैसा आ रहा है ना, अल्टीमेटली बैंक के ही पास पैसा आ रहा है। तो इसमें हम अभी बोलेंगे कि एक्चुअल में पैसा किसको जा रहा है, वो फिक्टिशियस है, तो हमें पता नहीं है, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, वो एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट है। एग्जाम्पल देखो, वेर ए ड्रॉज बिल ऑफ एक्सचेंज टू एज ऑर्डर।
ठीक है. It is not an ambiguous instrument, cannot be treated as promissory note. Once an instrument has been treated either as a bill or as a note, it cannot be treated differently afterwards. मतलब कि जैसे ए ने कोई एक चीज ऑर्डर करी है अपने ही शॉप से, कई बार ऐसा होता है हम अपने ही स्टोर से सामान लेके जाते हैं, तो हम उसको एम्बिग्यूस नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब आप अपना टैक्स कैलकुलेशन करते हो या जब अपने अकाउंट्स कैलकुलेशन करते हो, आप अपने एक्सपेंस पे डालते हो कि हमें अपनी शॉप को ये पे करना है, पर आपने अब वहां क्लियर कर दिया ये प्रॉमिसरी नोट है कि मैं अपनी शॉप में 3 महीने में दूंगा, या आपने क्लियर कर दिया है कि मैं बिल ऑफ एक्सचेंज है तो 2 मंथ्स में ये अमाउंट पे कर दूंगा. अभी मैं बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट का डिफरेंस बता दूंगी. तो जब आपने ये डिसाइड कर लिया तब आप उसको एम्बिगुअस नहीं बोलोगे. जब आपको कंफ्यूजिंग है कि क्या वो बिल ऑफ एक्सचेंज है, क्या वो प्रॉमिसरी नोट है, या वो जिस पर्सन को ट्रांसफर हो रहा है वो हमें पता ही नहीं है कि किस पर्सन को ट्रांसफर हो रहा है, तब हम उसको बोल देंगे फिक्टिशियस. इसका एक और एग्जाम्पल है. देखो, राम issued a negotiable instrument and payable to Sham, and such instrument is having features of bill of exchange and a promissory note. दोनों फीचर्स है इसमें. ठीक है, अभी हम देखेंगे नीचे की दोनों के एसेंशियल्स क्या है. Sham में choose such negotiable instrument either it as promissory note or bill of exchange. A promissory note addressed to a third party may be treated as a bill by such person by accepting it, while bill not addressed to anyone may treat it as a note. इसमें क्या बोल रहा है, जब आपने किसी पर्सन को एक चेक एक बिल दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज, पर कहीं ना कहीं उसकी जो ड्रॉन है, कैसे दिखता है बिल ऑफ एक्सचेंज, और जब उसकी ड्राइंग है वो कहीं ना कहीं बिल जैसी भी लग रही है, बिल ऑफ एक्सचेंज जैसी भी लग रही है और प्रॉमिसरी नोट जैसी भी लग रही है. मैं दिखा देती हूँ तुम लोगों को. तब आप उसको बोलोगे एम्बिगुअस, क्योंकि वो उसको कुछ भी ट्रीट कर सकता है. जब क्लियर ही नहीं है कि वो एम्बिगुअस है कि वो प्रॉमिसरी है कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज. ये कहा देखो, ये बिल ऑफ एक्सचेंज दिख रहा है. ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज में कैसा होता है, एक छोटी सी टिकट लग जाती है, इसको हम स्टैम्प ड्यूटी बोलते हैं. ये कोर्ट फीस जैसे कोर्ट से मिलती है हमको ये टिकट्स. ठीक है, और फिर आप वहां लिख देते हो 60 डेज आफ्टर. वो थोड़ा ब्लर दिख रहा है पर मैं बता देती हूँ, उसमें ऐसा लिखा है 60 डेज आफ्टर दिस डे ये पर्सन इतना अमाउंट आपको पे करेगा. ठीक है, और ऐसे ही प्रोमिसरी नोट होता है, नीचे टिकट लग जाती है और ऊपर आप बोल देते हो आई सन ऑफ दिस 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 पर्सन इतने दिन बाद आपको इतना पैसा दे दूंगा. दोनों में स्टेटमेंट्स लिखे हैं. ठीक है, तो अगर ये दोनों चीजों में सिमिलर एसेंशियल्स कवर होते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना कि इसको प्रोमिसरी नोट ट्रीट करना है कि इसको बिल ऑफ एक्सचेंज. अगर आपने इसको एक चीज ट्रीट कर दी कि ये प्रोमिसरी नोट ही है, ऊपर लिख दिया ये प्रोमिसरी नोट ही है, तब आप उसको एम्बिगुअस नहीं बोलोगे. लेकिन अगर वही कंफ्यूजिंग है क्योंकि दोनों के एसेंशियल्स वो कवर कर रहा है, अब चेक के ये नहीं कर सकता, लेकिन अगर दोनों के एसेंशियल्स वो कवर अप कर रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे, एम्बिगुअस. ठीक है, अब आ जाओ दूसरा वाला, इनकम्प्लीट. When one person signs and delivers to another a paper stamped in accordance with the law relating to negotiable instrument, either wholly blank or have written thereon an incomplete negotiable इंस्ट्रूमेंट. अगर आपने उसको ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है, या फिर इनकम्प्लीट खुद ही से छोड़ दिया, तो उसको आप क्या बोलोगे, इनकम्प्लीट. ठीक है, इसलिए वहां नाम दिया इनकोएट और इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट. तो जब बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट में आपने अपना नाम तो लिख दिया, पर पे टू किसको, तो फिर आपने किसके लिए वो ड्रॉ किया है, अभी वो कंप्लीट नहीं है, तो उसको आप क्या बोलोगे, इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट. He thereby gives prima facie authority to the holder, therefore, to make or complete as the case may be upon it negotiable instrument for any amount specified therein not exceeding the amount covered by the stamp. अच्छा, अभी आप उसको कंप्लीट कर सकते हो. जैसे आपने किसी को लिखा है कि आप आई प्रॉमिस आई दिस पर्सन प्रॉमिस यू टू पे डैश टू दिस पर्सन, जैसे टू मिस्टर ए
एंड कंपनी, ये मैंने पूरा लिख दिया, अब अमाउंट नहीं लिखा, ठीक है। अब जो स्टैम्प ड्यूटी होती है ना वो अमाउंट के ऊपर लगती है, ठीक है, कि आपका क्या अमाउंट है। जैसे शेयर ट्रांसफर्स करते हो तो फिक्स है कि इतनी स्टैम्प ड्यूटी उस पर लगनी है, तो शेयर ट्रांसफर तो शेयर्स पर नहीं लगती है, शेयर्स का जो कंसिडरेशन होता है ना उस पे स्टैम्प ड्यूटी लगती है। तो अगर मुझे किसी को 2 लाख रुपए देना है तो वो 2 लाख रुपए पे कितनी स्टैम्प ड्यूटी है, तो गवर्नमेंट ने जैसे स्पेसिफाइड है कि आपको इस पे 5% स्टैम्प ड्यूटी देनी है, 2.5% देनी है, 0.5 देनी है, तो मैं कैलकुलेट करूंगी ओके कितनी देनी है, सपोज 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए इतनी स्टैम्प ड्यूटी आ रही है, तो मुझे उतनी टिकट्स लगानी पड़ेंगी। तो इसमें वो कह रहा है कि आप उसको कंप्लीट कर सकते हो, होल्डर के पास राइट है, जिसने अभी उसको होल्ड किया हुआ है, आपने तो ट्रांसफर कर दिया ना, तो जो बेरर इंस्ट्रूमेंट है उसके पास राइट है कि इसको वो कंप्लीट कर ले, उसमें वो अमाउंट लिख सकता है, लेकिन वो जो स्टैम्प ड्यूटी आपने लगाई है, जो टिकट लगाया, जो स्टैम्प पेपर लगाया, उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप वो स्टैम्प ड्यूटी निकाल नहीं सकते, आपने चिपका दी है तो, ठीक है। जैसे कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, मैंने लिखा है आई साक्षी, ठीक है, पूरा नाम लिख के ये और अमाउंट के में मैंने डैश कर दिया, ठीक है, डैश कर दिया टू ए एंड कंपनी। अब यहाँ अमाउंट जो भी आना था, ठीक है, मुझे लगा कि यार 2 ही लाख देना है, तो मैंने यहाँ पे उसके लिए जहाँ अपना साइन वाइन किया और यहाँ पे एक टिकट लगा दी, तो यहाँ पे वो जो स्टैंप होता है ना उसमें लिखा रहता है 1 पैसे की है कि 5 रुपए की है, तो वो रेवेन्यू टिकट या शेयर ट्रांसफर टिकट वो लिखा रहता है, तो सपोज मैंने यहाँ रेवेन्यू टिकट लगा दी। अब जो टिकट लगाई है इसके इससे मिलता जुलता ही अमाउंट यहाँ आना चाहिए, इससे एक्सीड अमाउंट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा स्टैम्प ड्यूटी नहीं, ऐसे ऐसा अमाउंट नहीं, तो जैसे 2 लाख पे 5% है, 5 रुपए आ रही, मैंने 5 रुपए की टिकट लगा दी, अब आप बोल रहे हो कि मैं उसमें 3 लाख 4 लाख लिख दूं, भाई उसके लिए आपको टिकट बढ़ानी पड़ेगी अपनी, ठीक है। तो जब वहां लग चुकी है, स्टैंपिंग हो चुकी है, तो आप इसको और अमाउंट एक्सीड मत करो, आप चेंज कर सकते हो, आप वहां अमाउंट मेंशन कर सकते हो, कम मेंशन कर सकते हो, लेकिन ज्यादा अमाउंट मेंशन नहीं कर सकते। तो कंप्लीट करने के लिए आपको वो अमाउंट का ध्यान रखना है। सच एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एन इनकोएट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो कि अभी अमाउंट या पर्सन का नाम इसमें लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बताऊं, देखो, ए पर्सन A person signed a blank acceptance with minimum limit of 50,000 and given it to Mr. राम, ठीक है। अभी उसने क्या किया, ब्लैंक एक्सेप्टेंस साइन कर दिया है, ठीक है, कि अभी वो एक्सेप्टेंस कर रहा है तो अपना नाम लिखे ना कि हाँ मैं तुमसे 50,000 एक्सेप्ट कर रहा हूँ, उसने अपना नाम नहीं लिखा है, बस ले लिया है, अब वो आगे ट्रांसफर करता रहेगा, तो उस पर्सन का नाम नहीं है, साइन नहीं है, तो ये क्या हो गया, इनकम्प्लीट। ए पर्सन साइंड अ ब्लैंक स्टेटमेंट एंड kept it in his drawer and some person stole it and filed it up to 2000 negotiated to an innocent person for value। अब वो किसी और को देने की बात कर रहा है वहां से चुरा के। It was held that the signer to blank acceptance was not liable to holder in due course because he never delivered the instrument intending it to be used as negotiable इंस्ट्रूमेंट। अभी क्या हुआ, चुराने के बाद उसने किसी और पर्सन को दे दिया। इनकम्प्लीट है इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो कहीं ना कहीं वो एक वैलिड इंस्ट्रूमेंट है, बस ये साइंड ब्लैंक एक्सेप्टेंस है, ठीक है। तो अगर ऐसा इंस्ट्रूमेंट आपने चुरा के किसी और पर्सन को दिया है, तो ये जो बात है, जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, वो इस चीज का एक्सेप्टेंस प्रूव कर पाएगा क्या कि मैंने एक ब्लैंक एक्सेप्टेंस किया था, नहीं कर पाएगा ना, तो इसलिए वो उसको आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है। चलो, अब आता है काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। काइंड्स में ही आ जाते हैं प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। अच्छा, प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन देखो। अब प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। सबसे पहले क्या चीज हो गई कि लिखित में होना चाहिए, नॉट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट। तो प्रोमिसरी नोट एक प्रॉपर रिटन नोट होना चाहिए, जैसे हमने देखा कि आई दिस पर्सन, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, इसको मार्क करो। प्रोमिसरी नोट में क्या होता है, अनकंडीशनल
undertaking signed by the maker to pay certain sum of money to or to order of a certain person or only to bearer of the इंस्ट्रूमेंट। अभी क्या हो रहा है, मेकर होता है इसमें जो प्रोमिसरी नोट बना रहा है, उसने क्या किया, साइन किया और सर्टेन सम ऑफ मनी मेंशन किया, ये बोलने के लिए कि मैं ये किसी चीज, इस चीज का पे तुम्हें करूंगा। तो सर्टेन सम ऑफ द अमाउंट और सर्टेन ऑर्डर कि यस मैं अपने आप को ऑर्डर देता हूँ कि मैं तुम्हें इतने टाइम में ये पैसा पे कर दूंगा, ठीक है। या फिर बेरर इंस्ट्रूमेंट मतलब ब्लैंक है, पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं है, बस लिख दिया है कि किसी को पे कर दूंगा। अब जिसने एक्सेप्ट किया वो अपना साइन करेगा एक्सेप्टेंस और आगे ट्रांसफर कर सकता है। अभी देखो हमने वर्ड याद रखना, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, ठीक है। इसमें कौन कौन पार्टीज होती है, मेकर, पे, होल्डर, एंडोसर और एंडोर्सी। द पर्सन हु मेक्स और एग्जीक्यूट्स द नोट प्रॉमिसिंग टू पे द अमाउंट स्टेटेड देयरइन, ये होता है मेकर, जो लिखता है, एग्जीक्यूट करता है। अ पर्सन टू हुम द नोट इज पेबल, पे, जिसको पे होगा। होल्डर इज ईदर द पे और सम अदर पर्सन to whom may be have endorsed the note। होल्डर एजेंट भी हो सकता है फॉर टाइम बिंग प्रिंसिपल का, क्योंकि वो होल्ड करके रहता है। एंडोर्सर और एंडोर्सी क्या होता है, ए है एक, इसने क्या किया है, प्रोमिसरी नोट दिया है, पीएन लिखती हूं, ऑफ रुपीज 2 लाख, ठीक है। किसको दिया है इसने, बी को। तो ये कौन हो गया, मेकर, ये कौन हो गया, पे। अभी क्या हुआ, कितने मंथ्स में देने की बात हुई थी, 3 मंथ्स में, ठीक है। अब बी को तो पैसे चाहिए, तो बी ने क्या किया, सी को बोला ये प्रॉमिसरी नोट तुम रखो, 3 महीने बाद तुम्हें पैसे आ जाएंगे, मुझे 2 लाख रुपए दे दो। तो वो बोलेगा 2 लाख तो उसको बाद में मिलेंगे ना, तो अभी वो कुछ कम अमाउंट उसको दे देगा, जैसे 1,90,000, ठीक है। 10,000 उसने काट ली क्योंकि उसको तुरंत एनकैश होके मिल रहे हैं। अभी क्या हुआ, ये बी कौन हो गया, एंडोर्सर, ठीक है, और सी हो गया, सबको समझ आया। अभी देखो इसी एग्जाम्पल में इसको रब करती हूं। बी ने क्या बोला, अपने ही एजेंट को इसे होल्ड करो, ठीक है, कि इसे रखो अपने को काम आएगा, सिर्फ दे दिया। और फिर डी से, जो उसने सी से डील की थी ना पहले, वही डील उसने सी से करी है, डी से, कि ये प्रॉमिसरी नोट तुम रखो, मुझे 1,90,000 दे दो। तो जितने टाइम के लिए सी होल्ड कर रहा था वो हो जाएगा होल्डर, और ये हो जाएगा एंडोर्सर, ये हो जाएगा एंडोर्सी, ठीक है। अब समझ आया सबको। चलो असेंशियल्स देखो एक बार, बहुत इजी से दिए हैं। इन राइटिंग होना चाहिए, ठीक है, प्रॉमिस होना चाहिए, प्रॉमिस क्लियर और अंडरटेकिंग टू पे होना चाहिए, ठीक है, कि आप एक चीज का ऑर्डर खुद के हिसाब से ले रहे हो कि मैं इस चीज का अमाउंट पे करूंगा। प्रॉमिस अनकंडीशनल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप 2 लाख रुपए दोगे और इन रिटर्न कुछ उससे मांगोगे, ठीक है। द मेकर मस्ट साइन द प्रोमिसरी नोट, मतलब सिग्नेचर बहुत मैंडेटरी है। द मेकर मस्ट बी अ सर्टेन पर्सन, ऐसे ही कोई पर्सन नहीं होना चाहिए, एक सर्टेन पर्सन जो अपना नाम, अपने फादर का नाम, अपना एड्रेस उसमें मेंशन करेगा। द पे मस्ट बी सर्टेन, जिसको आप पे कर रहे हो उसका भी नाम उसमें क्लियरली मेंशन करो। द सम मस्ट बी सर्टेन एंड द अमाउंट मस्ट बी केपेबल ऑफ कंटिंजेंट एडिशन और सब्सट्रैक्शंस। अभी हम क्या देख रहे हैं, हमने जब स्टैम्प ड्यूटी वाला देखा था, टिकट वाला, तो हो सकता है अमाउंट चेंज करना हो, किसी और को बढ़ाना हो, तो अमाउंट एक तो सर्टेन अमाउंट होना चाहिए, 2 लाख, ऐसा नहीं कि 2 लाख कुछ और डैश कर दिया, ऐसा नहीं। आप ऐसा भी कर सकते हो कि उसमें और एडिशंस कर सको या सब्सट्रैक्शन कर सको जब इसको आपको आगे देना हो, तो ये सब फिर प्रॉमिसरी नोट के पीछे होता है, ठीक है। अब द पेबल मस्ट बी पेमेंट मस्ट बी लीगल मनी ऑफ कंट्री, फॉरेन मनी अलाउ नहीं कर रहे हैं, मतलब अपनी कंट्री में आप प्रॉमिसरी नोट बना रहे हो तो यहाँ की लीगल मनी बात करो, ठीक है। उसके बाद इट मस्ट बी प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड विद प्रोविजन ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट। मैंने बोला स्टैम्प एक्ट के हिसाब से जो भी परसेंट होगा उस अमाउंट पे आपको वो टिकट लगानी जरूरी है, मतलब प्रॉमिसरी नोट में स्टैंपिंग बहुत जरूरी है। फिर इट मस्ट कंटेन द नेम, प्लेस, नंबर, डेट ऑन विच इट इज मेड, तो उसमें सब कुछ मेंशन्ड होना चाहिए, प्लेस, डेट, जब आप इसको बना रहे हो, पर्सन का नाम। और फिर लास्ट है, प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेबल और इशूड टू बेयरर नो मैटर वेयर इट इज पेबल ऑन डिमांड और एट अ सर्टेन टाइम, मतलब आपको सामने वाले का नाम भी लिखना
पड़ेगा, फिर उसे जो जिसे ट्रांसफर करना है वो कर सकता है, जैसे एंडोर्सर और एंडोर्सी हमने बनाए, ठीक है। तो तब वो मेकर और पे नहीं बनेंगे, वो एंडोर्सर और एंडोर्सी बन जाएंगे। A sum payable must be certain, an amount must not be capable of contingent additions or subtractions. जैसे कि if A promised to pay 100 rupees and all other sum shall be payable become due to him, the instrument is not promissory note. जैसे कि अगर मैंने लिख दिया है कि मैं तुम्हें 100 रुपए दे रहा हूं और बाकी सारा पैसा अब गया, ठीक है, बाकी जितना भी ड्यू है ना उसको रहने दो, मैं प्रॉमिसरी नोट तुमको दे रहा हूं, ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। जो भी आप अमाउंट दे रहे हो वो सर्टेन होना चाहिए कि आपने इतना ऑर्डर लिया है मुझसे, उसका अगर 1000 रुपए बनता है तो आप 1000 रुपए दो, वो 900 रुपए डिडक्ट और एडिशन वाली बात मेरे से मत करो, ठीक है। उसमें कोई कंडीशंस लगा के आप ऐसे एडिशन सब्सट्रैक्शंस कराने की बात नहीं कर सकते। प्रॉमिस है ना, सिंपल प्रॉमिस, आपने ये चीज मुझे दी है, इसका सिंपल प्रॉमिस का एक नोट मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना पैसा मैं आपको दे दूंगा। फॉरेन फॉरेन वाला, हाँ, तो अगर आप वहां की कंट्री की बात कर रहे हो तो हमने देखा है ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, ठीक है, और फिर वहां ही पे हो रहा है वो, तो आप वहां का लीगल मनी लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पे आप जब बात करो इंडिया में तो आप लीगल मनी ऑफ द कंट्री लिखा है, इंडिया नहीं लिखा है, ठीक है। हाँ, तो पेबल है, लेकिन आप किस पर्सन को पे कर रहे हो, जब आप इंग्लैंड की बात कर रहे हो इंडिया की, तब आप रेसिडेंट इन इंडिया बात कर रहे हो, और जब फॉरेन की बात करो तब एंड लिखा है कि पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, तो आप बाहर वाले को पे कर रहे हो तो आप वहां की कंट्री का पैसा लिखो, आप इंडिया में पे कर रहे हो इंडिया के रेसिडेंट को, भले कहीं पे भी ड्रॉ करो, पहले उस पर्सन को कहीं पे भी पे करो, लेकिन वो पर्सन कहाँ है, रेसिडेंट इंडिया की आउटसाइड इंडिया, तो उसकी कंट्री का लीगल मनी आप यूज करो। चलो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं? इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। प्रोमिसरी नोट में क्या था? वेरी गुड। उधर पे था अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, मतलब आप खुद से बोल रहे हो कि मैं तुम्हें इतना पे करूंगा, ये क्या है? अनकंडीशनल ऑर्डर। आप सामने वाले को बोल रहे हो ये बिल ऑफ एक्सचेंज मैं तुम्हारे लिए बनाता हूं, 3 महीने बाद मुझे पैसे दे देना, ठीक है। Signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to order of certain person or bearer of the instrument। इसमें क्या होता है, एक ए है, इसने बी से गुड्स परचेज किए, ठीक है, ए ने क्या किया है? गुड्स परचेज किए। अब गुड्स परचेज किसने किया है? ए ने, ठीक है, तो ए के पास जाएगा एरो। सपोज ये 50 lakhs के गुड्स है, ठीक है, तो पे कौन करेगा? ए करेगा, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाएगा? वेरी गुड, ठीक है। तो बी इसको देगा बिल ऑफ एक्सचेंज बना के कि तुमने मुझसे 50 लाख के गुड्स लिए हैं, तुम्हें अनकंडीशनल ऑर्डर में दे रहा हूं कि मुझे इतना सम तुम मुझे 3 महीने में पे करोगे। तो उस पर्सन को ऑर्डर दिया गया है कि तुम मुझे इतना इतना अमाउंट पे करोगे, अनलेस मैंने कहीं और आगे पे करने की बात नहीं की है। तो जैसे सी भी कहीं से माल लेता होगा, बी भी, ठीक है, तो बी ने अगर सी से गुड्स लिए है तो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये वो बोल सकता है कि ये तुम रख लो, ये डायरेक्टली तुमको पे करेगा। अब बिजनेस में जनरली होता है, हमने देखा है ये चीज, ठीक है, हमारे फादर्स बिजनेस करते हैं तो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं, फिर वही वही आगे आगे पहुंचाते जाते हैं कि हमें कहीं पे करना नहीं पड़ रहा है, हम जिससे माल ले रहे हैं वो डायरेक्टली वहां पे कर दे रहा है, हम बीच का प्रॉफिट एंजॉय कर रहे हैं। हर जगह ऐसे ही चलता है। बिल ऑफ एक्सचेंज तो बहुत ज्यादा यूज में होता ही है, चेक्स और बिल ऑफ एक्सचेंज। प्रॉमिसरी नोट हो सकता है तुम लोगों ने इतना देखा नहीं हो, पर बिल ऑफ एक्सचेंज और ये होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? जनरल बिल, जो जिसमें सब लिखा होता है, गुड्स कितने कितना अमाउंट देना है, कितने महीने में देना है, एवरीथिंग। The definition of bill of exchange very similar to that of promissory note, बस unconditional undertaking और unconditional order है। And the most of the cases the rules which apply to promissory note are general applicable to the bills। तो rules भी इनके कहीं ना कहीं similar है। नीचे डिस्टिंक्शन हम देखेंगे। अभी देखो इसमें कौन कौन सी पार्टीज है? ड्रॉर है, ठीक है, और द पर्सन हु ड्रॉज द बिल यानी बी, ठीक है। ड्रॉई है जिस पर्सन के ऊपर बिल ड्रॉ हो रहा है यानी ए। एक्सेप्टर है द वन हु एक्सेप्ट्स द बिल, जनरली द ड्रॉई इज द एक्सेप्टर बट अ स्ट्रेंजर में एक्सेप्ट इट ऑन बिहाफ ऑफ द
ड्रॉई। अभी क्या हुआ, ए ने गुड्स लिए थे, ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लिया। जब हम बात कर रहे हैं कि ए को पे करना है ना, अभी अब ए के साइड से सोचो, ए ने गुड्स बेचे कहीं, उससे भी पैसे लेने हैं, तो उसने ये बिल ऑफ एक्सचेंज आगे दे दिया, तो वो पर्सन एक्सेप्टर हो गया। जैसे कि ए के आगे बना लो जी, ठीक है, अलग ही मिस्टर जी। अब गुड्स इसने यहाँ खरीदे 50 लाख के, यहाँ बेचेगा कितने, 70 लाख के सपोज। एक और बिल ऑफ एक्सचेंज या इसी के साथ एक और बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा बाकी के 2 लाख का, तो तुम ये भी पे करो और ये भी पे करो। ये अब इस बिल के लिए कौन है जी, स्ट्रेंजर। तो ये अगर जी एक्सेप्ट करता है, उसमें ऐसा लिखता है एक्सेप्ट और 2 लाइन बनाता है, तो जी को भी वो 50 लाख पे करना है और बाकी के 2 लाख भी इसके थ्रू पे करना है। तो क्या होता है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज जाता जाता है, ए अपने साइड से भी दे सकता है कि ए तुम्हें पैसे देगा, बी वाला पर्सन। इसमें अगर हम नाम लिख दें तो बहुत इजी हो जाएगा। देखो अमित, पूरा बनाते हैं, ठीक है। अमित अपनी क्लास में फेवरेट हो गया है। एक हो गया अमित, ये हो गई डॉली, ठीक है। अमित ने क्या किया, डॉली को गुड्स बेचे, ठीक है। तो गुड्स कहाँ गए, डॉली के पास, ठीक है। डॉली को इसको पैसे देने हैं कितने, 50 लाख रुपए। तो बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाएगा, अमित। इतना सबको समझ आ गया। अब बिल ऑफ एक्सचेंज जब यहाँ जाएगा और डॉली ने एक्सेप्टेंस का लाइन बना दी बिल ऑफ एक्सचेंज में, तो मतलब डॉली एक्सेप्टर, ठीक है। तो ये हो गया ड्रॉर, ये हो गई ड्रॉई। अभी पे किसको करना है, डॉली को। अभी क्या हुआ, डॉली ने आगे, कोई नाम बताओ यार, चलो हाँ, ये हमारा एग्जाम्पल बेबी बॉस, ठीक है। डॉली ने क्या किया, बेबी बॉस को गुड्स बेचे, अमाउंट छोड़ दो, ऐसे समझो। डॉली ने क्या किया, अब गुड्स आगे ट्रांसफर किए, तो अब बेबी बॉस डॉली को पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो एक्सेप्टेंस जो बिल आया था किसके पास, डॉली के पास, डॉली ने वही बिल ऑफ एक्सचेंज आगे दे दिया, ठीक है, कि तुम्हें मुझे पैसे देने हैं ना, तुम इसी से ही अमित को दे देना। तो अभी एक्सेप्टर कौन है, तो इसने क्या किया, यहाँ पे 2 लाइन बना दी, तो अभी बेबी बॉस एक्सेप्टर है। अभी समझ आ गया। आगे कौन कौन और लोग हैं, फिर पे ही है जो फाइनल पे करेगा, द वन टू whom the sum stated in the bill is payable, either the drawer or any other person may be the pay। मतलब कि यहाँ पे डॉली अभी पे ही है, ठीक है, और फिर बाद में कौन है, बेबी बॉस, तो कोई भी बन सकता है, पे ही चेंज होता रहेगा। फिर है द होल्डर, the holder is either the original payee or any other person to whom the payee has endorsed the bill। In case of a bearer, the bill bearer is the holder। ठीक है। अभी क्या होता है, कई बार होल्डर समझो बीच का कोई एजेंट जो कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखता है, ठीक है। कई और जब डील चलती है तो बहुत लोगों के साथ डील चलती है, जैसे कि यहाँ पे कैसे हो रहा है, अमित की डील चल रही है डॉली से, डॉली की डील चल रही है बेबी बॉस से, बेबी बॉस की डील चल रही है अलग ही कोई उसकी हीरोइन से, ठीक है। तो अब जब ये सब ऐसे डील्स चल रही हैं, तो हर बार पहले डॉली होल्डर बन रही है, फिर बेबी बॉस होल्डर बन रहा है, फिर हीरोइन हीरोइन की भी किसी हीरो से डील चल रही है, फिर हीरो फाइनल पे ही बन सकता है। तो हर बार ये इंस्ट्रूमेंट किसी ना किसी के पास जा रहा है, तो हर बार कोई ना कोई होल्डर इन ड्यू कोर्स बनता जा रहा है, और उसको हम होल्डर भी बोलते हैं, ठीक है। तो कई जब आपको पता है कि ऐसे डील चलते, तो आप बेरर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करते हो। बेरर इंस्ट्रूमेंट यानी उसमें ब्लैंक होता है, चलो। The endorser or endorsee, when the holder endorses the bill to anyone else, he becomes endorser, and the endorsee is the person whom the bill is
एंडोज। अभी जैसे हमने प्रोमिसरी नोट में देखा, अब जब डॉली उसको बेबी बॉस को दे रही है तो डॉली क्या बन गई, एंडोर्सर, और बेबी बॉस एंडोर्सिंग। फिर डॉली बेबी बॉस किसी और को देगा तो वो एंडोर्सर, और फिर आगे वाला एंडोर्सिंग। ठीक है। ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, अब देखो ये अलग चीज आई है इसमें, और नीचे एक्सेप्टर फॉर ऑनर। ठीक है। बिसाइड्स द अबव पार्टीज अनदर पर्सन इज कॉल्ड ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। ड्रॉई हमें पता है जो पर्सन फाइनली पे करता है। ठीक है। मे बी इंट्रोड्यूस्ड एट द ऑप्शन ऑफ ड्रॉअर। अभी ऑप्शन ने क्या किया है, ड्रॉअर ने क्या किया, एक ऑप्शन लेके आए हैं कि जब पे करना है, ठीक है, तो किससे, इसमें एग्जाम्पल में देखो, अमित को किससे पैसे चाहिए अल्टीमेटली, डॉली से। अब डॉली पे नहीं कर पा रही है, ठीक है, तो डॉली ने क्या किया, फॉर टाइम बीइंग अपने किसी फ्रेंड को बोला, सपोज उषा, ठीक है, अपने किसी फ्रेंड को बोला कि अभी 3 महीने हो गए हैं, मुझे पे करना है 50 लाख, मेरे पास नहीं है, मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तुम इसको पे कर दो। तो ये इसकी फ्रेंड क्या हो गई, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। ठीक है। तो जब अब ये एट द ऑप्शन ऑफ अमित आई है, क्यों, क्योंकि उसको तो पैसे चाहिए थे, उसने बोला तो मैं उषा से चलेंगे, मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज तुम्हारे लिए बनाया था, लेकिन क्योंकि तुम पे नहीं कर पा रही हो तो मुझे पैसों से मतलब है, तो मुझे कोई और पर्सन पे करे, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने उषा को ड्रॉई इन केस ऑफ नीड बना दिया, क्योंकि मेरी उस टाइम पे नीड थी। ठीक है। The name of such person may be inserted either by the drawer or by any endorser in order that resort may be had to him in case of need. अब वो नेम उषा अमित लगाए या डॉली लगाए, उससे प्रॉब्लम नहीं है, बस वो चीज सॉर्ट आउट होनी चाहिए कि टाइम हो गया है, पैसे दे दो। ठीक है। When the bill is dishonored by either non acceptance or non payment, ये क्या हो गया, जब डॉली एक्सेप्ट नहीं कर पा रही क्योंकि, या फिर वो पे नहीं कर पा रही है, इसलिए उसने ड्रॉई इन नीड बनाया है। अब आता है एक्सेप्टर फॉर ऑनर, जस्ट उल्टा, अब जब अमित की जगह पे कोई और एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। फर्दर एनी पर्सन में वॉलंटरी बिकम अ पार्टी टू बिल एज एक्सेप्टर, क्योंकि फाइनल पेमेंट किसको होगी, अपने केस में अमित ने डॉली को दिया था, डॉली ने बेबी बॉस को दिया, बेबी बॉस ने हीरोइन को, फिर हीरो को, ऐसे पे होता जा रहा है, होता जा रहा है, सबको अल्टीमेटली पैसे चाहिए ना। हमारे केस में फाइनल पेमेंट अमित है। Further, any person may voluntarily become a party to bill as acceptor. A person on the refusal of the original drawee to accept the bill or furnished a better security when demanded by notary accept the bill supra protest. ये protest भी हमें आगे है, ठीक है। In order to safeguard the honor of the drawer and any endorser is called the acceptor of honor. इधर पे इज्जत किसकी बच रही है, ड्रॉवर की। ठीक है। इसमें वर्ड्स थोड़े से घुमा के लिखे हैं, इसमें बस समझो कि जो इसकी इज्जत है, यहाँ पे क्या हो रहा था, डॉली पे नहीं कर पा रही थी, तो डॉली ने अपने फ्रेंड को बोला कि यहाँ पे कर दो। अभी ड्रॉवर है, ड्रॉवर एक्सेप्ट नहीं करने के लिए प्रेजेंटेड है या एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, अमित पैसे एक्सेप्ट करने के लिए मेंशन नहीं है या नहीं कर रहा है, तो जो भी उस टाइम के लिए एक्सेप्टर होगा वो उस चीज के लिए बन जाएगा एक्सेप्टर फॉर ऑनर। यहाँ पे कोई और पर्सन भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि यही लोग हैं। अमित का कोई भाई ले लो, अजय, ठीक है। अजय वॉलंटरीली पार्टी बन गया है कि यार अमित एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, मुझे दे दो, मैं एक्सेप्टर बन जाता हूँ। ठीक है। तो फाइनल पेमेंट फिर किसको जा रही है, अजय को। अजय बोल देगा आके कि यार मुझे पैसे लेने ही है वैसे भी अमित से, तो तुम मुझे ही दे दो, तो फाइनल पेमेंट अजय को जा रही। तो यहाँ पे ये बन जाएगा एक्सेप्टर फॉर ऑनर। ठीक है। अब आ जाए बिल ऑफ एक्सचेंज पे। ठीक है। अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, सॉरी। एसेंशियल्स क्या है, इट मस्ट बी इन राइटिंग, ये भी एक राइटिंग में होना चाहिए। अनकंडीशनल ऑर्डर है टू पे मनी ओनली, नॉट मर्ली अ रिक्वेस्ट, तो ऑर्डर है, रिक्वेस्ट नहीं है। इट मस्ट बी साइंड बाय द ड्रॉवर, must be parties must be certain, some payable also be certain और comply with other formality, जैसे स्टैम्प डेट जो हमने प्रोमिसरी नोट में पढ़ा, तो उसमें पहले ही बता देते कि जो जनरल रूल्स है प्रोमिसरी नोट में कि ये भी सर्टेन होना चाहिए, वो भी सर्टेन होना चाहिए, वो सारे यहाँ पे भी एप्लीकेबल हैं। डिस्टिंक्शन देखते हैं। ड्रॉई और एक्सेप्टर, एक्सेप्टर तो यार एक्सेप्टेंस वाला हो गया कि वो एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं
पे करूंगा। और फिर यहाँ जो एक्सेप्टर फॉर ऑनर बन रहे हैं, ये चीज अलग होगी। ये जो फाइनल पेमेंट जो ले रहा है ना, उसको बोल रहे हैं फॉर ऑनर, कि मैं तुम्हें एक्सेप्टर को ऑनर करता हूँ कि मुझे पैसे दे दो। ठीक है, चलो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट का डिफरेंस। सबसे पहले नेचर ऑफ पेमेंट। इट कंटेन्स एन ऑर्डर, उल्टा लिखा है। हाँ, उसमें हमने देखा था प्रॉमिस और इसमें क्या है, ऑर्डर। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या है, अनकंडीशनल ऑर्डर, और इसमें अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, तो उसको हम प्रॉमिस बोलते हैं। पार्टीज, इसमें 3 पार्टीज होती है बिल ऑफ एक्सचेंज में, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पे। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली पे और कोई करता है कभी कभी, इसलिए ऐसे बोला है। वेयर द ड्रॉअर एंड द पे मे बी द सेम पार्टी। ऑब्वियसली अमित और डॉली, डॉली पे भी हो सकती है और ड्रॉई भी हो सकती है, अनटिल अनलेस वो कहीं और ट्रांसफर ना करे। द ड्रॉअर इज द मेकर हु ऑर्डर्स द ड्रॉई टू पे द बिल टू अ पर्सन कॉल्ड द पे टू हिज और हिज ऑर्डर। तो वो एक पर्सन को एक बिल बना के देता है कि मुझे इतना पैसा तुम दे दो, ये मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूं। व्हेन द ड्रॉई एक्सेप्ट्स द बिल ही इज कॉल्ड एन एक्सेप्टर। अब इसको ऑनर करने के लिए कोई और पर्सन खड़ा होता है वॉलंटरली ड्रॉई की इज्जत बचाने के लिए, तो वो एक्सेप्टर फॉर ऑनर बन जाता है। 2 पार्टीज इन्वॉल्व मेकर एंड पे। ठीक है, इसमें बस मेकर और पे होते हैं, एक पर्सन प्रॉमिस करता है, एक पर्सन वो पैसे या वो प्रॉमिस लेता है। लाइबिलिटीज, द लाइबिलिटी ऑफ द ड्रॉई ऑफ द बिल इज सेकेंडरी एंड कंडीशनल। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। किसकी, ड्रॉअर की। क्यों सेकेंडरी है, अमित और डॉली को ले लो। अमित और डॉली, सबसे पहली लाइबिलिटी किसकी है, डॉली की। तो अमित की क्या हो गई, सेकेंडरी, क्योंकि अमित ने भी कहीं से गुड्स लिए होंगे, उसे भी कहीं पे करना है, तो वो इसके थ्रू लेगा। ठीक है, एंडोर्सर समझो। एंडोर्सर कौन है, अपने केस में डॉली बनती है। डॉली किसको देती है, बेबी बॉस को। तो डॉली की लाइबिलिटी उस टाइम सेकेंड हो जाती है फॉर बेबी बॉस, है ना। सेकेंड लाइबिलिटी होगी ना, क्योंकि अब प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी है, बेबी बॉस की। वैसे अमित और डॉली में प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी है, डॉली की। तो ड्रॉअर जो है, जो बनाता है, उसकी सेकेंडरी लाइबिलिटी बन जाती है। एंड कंडीशन, ही वुड बी लाइबल इफ द ड्रॉई आफ्टर एक्सेप्टेंस द बिल फेल्स टू पे। फिर उसकी लाइबिलिटी आती है जब उसको पे वो पर्सन नहीं करता। अब द लाइबिलिटी ऑफ द मेकर ऑफ अ नोट इज प्राइमरी एंड एब्सोल्यूट। जिसने बनाया है उसकी प्राइमरी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है। ड्रॉन ऑन सेल्फ, इन बिल द ड्रॉअर में ऑर्डर द पेमेंट टू बी मेड टू हिमसेल्फ ऑल्सो। वो बोल सकता है ये 50 लाख का पेमेंट ना मेरी जगह किसी और अजय को कर देना, मुझे उसको भी वैसे भी देने थे। या फिर वो अपने नाम पे भी दे सकता है, जनरली वो अपने नाम पे ही देता है। अकॉर्डिंगली द ड्रॉअर और मतलब ड्रॉअर कॉमा पे और द ड्रॉअर एंड द ड्रॉई में बी द सेम पर्सन। अभी कैसे बोल रहा है वो सेम पर्सन, क्योंकि क्या होता है अजय ने अमित को ड्रॉ करके दिया होगा कोई बिल, और फिर अजय ने किसको बनाया है, अमित को। ठीक है, अमित ने किसको ट्रांसफर किया, डॉली को। तो कई बार क्या होता है, जो बनाने वाला है ना उसी को ही पैसा मिलता है। ठीक है, तो हमने ये चीज तो पढ़ी है ना कि अजय ने अगर अमित को दिया है तो पैसा किसको मिलेगा, अजय को। अमित ने डॉली को दिया तो पैसा किसको मिलेगा, अमित को। कई बार डायरेक्टली अमित को, अजय को पैसा मिल सकता है डॉली के थ्रू। तो सेम पर्सन आपस में खेलते हैं, और ऐसा बहुत बार होता है कि जब आपने एक बिल ऑफ एक्सचेंज रेज किया है कि ये मैं ऑर्डर देता हूं तो मुझे इतना पैसा करो, हो सकता है उसको भी कहीं से ऑर्डर मिला, अल्टीमेटली घूम फिर के आप ही पे ही बन जाते हो, क्योंकि आपको भी तो किसी को पे करना है ना। तो कई बार ड्रॉ करने वाला भी पे बन जाता है, क्योंकि उसे भी पे करना है। जब डॉली ने बेबी बॉस के लिए बनाया था तो पहले तो डॉली को पे करना है ना किसी और को, अल्टीमेटली डॉली को भी तो पे करना है। तो जो ड्रॉअर होता है वो पे बन ही जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको भी किसी ना किसी को पैसे देने होते हैं। ठीक है, ये घूमता ही रहता है आपस में, तो सेम सेम पर्सन बनते जाते हो आप। It cannot be made payable to the maker himself, that is the maker and the pay cannot be the same person। अभी क्या होता है, मेकर बोल खुद के नाम पे नहीं लिखता आई साक्षी असवानी विल पे साक्षी असवानी 2 लाख रुपीज, वो लिखता है आई साक्षी असवानी विल पे सम अदर पर्सन A and B कंपनी इतना इतना अमाउंट। तो आप सेम पर्सन नहीं बनते।
payment conditions, an unconditional order to the drawee to pay the according to the directions of the drawer. ठीक है, इसमें कोई conditions नहीं है. Unconditional promise by the maker, दोनों में unconditional ही पड़ा, undertaking भी और order भी. Acceptance, a bill payable after sight must be accepted by the drawee or someone else on his behalf before it is presented for payment. यहाँ पे डॉली ने एक्सेप्ट किया, ओके आई विल पे, फिर नीचे बेबी बॉस ने एक्सेप्ट किया, आई विल पे, फिर आगे हीरोइन ने एक्सेप्ट किया, आई विल पे, हीरो ने एक्सेप्ट किया, आई विल पे. तो ये आगे प्रेजेंट अगर होता जाएगा तो सामने वाले को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो एक जगह एक्सेप्ट हो गया और उसे पे कर देना है. नो नोटिस इज रिक्वायरमेंट टू बी गिवन इन केस ऑफ, नहीं, अ नोट इज प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट विदाउट एनी प्रायर एक्सेप्टेंस बाय द मेकर. बस एक प्रोमिसरी नोट कि यस आई विल पे यू, एक्सेप्टेंस कि यस आई एक्सेप्ट दिस बिल ऑफ एक्सचेंज एंड आई विल पे यू. ठीक है. अब नोटिस ऑफ डिसऑनर, अ नोटिस इज रिक्वायरमेंट टू बी गिवन इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल. अगर आपने 3 महीने में बिल पे नहीं किया तो आपको एक नोटिस जाएगा कि आपने डिसऑनर किया है, आप मुझे पे करो. अब नो नोटिस इज रिक्वायरमेंट टू बी गिवन इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ नोट, क्योंकि ये तो मैंने ही बनाया तो मैं अपने आप को नोटिस थोड़ी दूंगी कि मुझे 3 महीने में पे को पैसे देने हैं. ठीक है. पे अब क्या है, पेबल टू बेरर, बिल कैन बी पेबल टू अ बेरर प्रोवाइडेड इट इज नॉट पेबल ऑन डिमांड. हमने क्या पढ़ा है बेरर इंस्ट्रूमेंट की, आप एक काम करो, डॉली बोलेगी आप मेरा नाम मत लिखो उसमें. ठीक है. यहाँ अमित बोलेगा, सीधा सीधा अमित बोलेगा कि मैं अपना नाम नहीं लिख रहा हूं, मैं एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा हूँ, डॉली तुम्हें 50 लाख रुपए देने, किसको देने, वो चीज छोड़ दो. ठीक है. वो चीज क्या हो गई, बेरर इंस्ट्रूमेंट हो गया, क्योंकि वो पैसा अल्टीमेटली अजय के पास जा सकता है. ठीक है. अमित के पास भी जा सकता है, हो सकता है घूमते घामते डॉली के पास भी आए, क्योंकि वो भी आगे उसे भेजेगी. तो हमने इंस्ट्रूमेंट क्या बनाया है, बेरर इंस्ट्रूमेंट. इसमें कोई डिमांड का टाइम नहीं, क्योंकि उसमें लिखा है इतना इतना अमाउंट है, इतने इतने दिन में आपको पे करना है. अब किसको करना है वो आप आगे खेलते रहो बिल ऑफ एक्सचेंज में. और फिर नोट इसमें प्रोमिसरी नोट में नोट कैन नॉट बी इशूड विच इज पेबल टू बेरर एक्सेप्ट बाय आरबीआई और गवर्नमेंट. इसमें आप प्रॉपरली नाम लिखो सामने वाले पर्सन को और फिर उसको दो. आप ये नहीं बोल सकते आई प्रॉमिस दिस अमाउंट टू डैश. ठीक है. आप उसमें नाम लिख के दो, फिर उसको कहीं आगे ट्रांसफर करना है तो वो पीछे आगे लिख के कर सकता है. ठीक है. पेबल टू बेयरर, एक्सेप्टेंस ये वाला कि नोटिस वाला, नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन केस, ये ना इस बिल ऑफ प्रॉमिसरी नोट में अ नोट इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट विदाउट एनी प्रायर एक्सेप्टेंस बाय द मेकर. अभी क्या हो रहा है, जो बनाने वाला है वो क्या अपने आप को वो लिखेगा क्या कि यस प्रॉमिसरी नोट बनाया, इसमें होगा प्रॉमिसरी नोट. चलो मैं बनाती हूँ. एक प्रॉमिसरी नोट बनाया, ठीक है, आय साक्षी स्वानी. तो यहाँ पे मैं जब टिकट लगाऊंगी तो मैंने साइन किया है ना, मैं यहाँ पे एक्सेप्टेंस वर्ड थोड़ी लिखूंगी ऐसे करके, क्योंकि मैंने ही बनाया है, मैं साइन कर रही हूँ. तो मैं ये नोट थोड़ी डालूंगी इसमें कि यस आई एक्सेप्ट दैट आई विल पे यू. आई हैव ऑलरेडी मेंशन द एंटायर सेंटेंस दैट आई एम प्रॉमिसिंग यू दैट आई विल पे यू दिस अमाउंट इतने इतने टाइम में. ठीक है. तो देयर इज नो नोट फॉर दिस, एक्सेप्टेंस का कोई नोट इसमें नहीं जाता है. ठीक है. लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में जाता है, क्योंकि जो जो उसे एक्सेप्ट करते हैं वो बोलते हैं ओके आई विल पे, ओके नाउ आई विल पे, आई विल पे, ऐसे होता है. तो वो एक्सेप्ट करते जाते हैं. डिस्टिंक्शन हो गया, ये मैं शेयर कर दूंगी, बहुत इजीली एक्सप्लेन था. अब आ जाओ इनलैंड बिल. जैसे हमने पढ़ा था अभी इंस्ट्रूमेंट इनलैंड, वैसे ही बिल्स हैं उसके. ठीक है. अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इनलैंड बिल इंस्ट्रूमेंट इफ ड्रॉन और मेबल पेबल इन इंडिया. ठीक है. ड्रॉन, मेड एंड पेबल इन India, drawn in India upon any person who is resident in India, even though it is made payable in foreign country. तो आप यहीं बना रहे हो, यहीं पे कर रहे हो, यहीं के पर्सन को पे कर रहे हो, फिर से यहीं बना रहे हो, यहीं पे कर रहे हो, यहीं के पर्सन को दे रहे हो, लेकिन हो सकता है फॉरेन कंट्री में दे रहे हो. अभी क्या बोल रहा है वो, जैसे कि मिस्टर ए है, कहाँ रहते हैं, इंडिया में. मिस्टर ए ने मिस्टर बी के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है. बिल ऑफ एक्सचेंज अभी कहाँ है, इंडिया में. मिस्टर बी भी इंडिया में. तो ये बनाया कहाँ, इंडिया में, पे भी किया इंडिया में. हो सकता है मिस्टर बी इंडियन है अब, हो सकता है, लेकिन अभी वो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, तो भी ये इनलैंड बिल है, क्योंकि आपने रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पे किया है, इंडिया में बनाया है, आप भी इंडिया में हो. ठीक है. 2 एसेंशियल्स वहां पे रिपीटेडली दिए हैं.
ठीक है, रिपीट करके दिए। अ बिल ड्रॉन इन इंडिया पेबल इन यूएसए अपॉन अ पर्सन इन इंडिया इज एन इनलैंड instrument. A bill drawn in India and payable in India but drawn on a person in USA is also an inland instrument क्योंकि वो resident of India है वो person. ठीक है। फॉरेन बिल देखो ऐसे ही जनरली एक्सप्लेन किया, ऑल बिल्स आर नॉट इनलैंड आर डीम्ड टू बी अ फॉरेन बिल्स। नॉर्मली फॉरेन बिल्स आर ड्रॉन इन 3 सेट्स ऑफ कॉपी। से वैसे ही बता दिया जो हमने ऊपर फॉरेन इंस्ट्रूमेंट पढ़ा है ना, वैसा ही कि कई बार आप आउटसाइड रेसिडेंट पे करते हो तो वो फॉरेन बिल हो जाता है, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज बाहर वाले को बोल रहे हो हमें पे कर दो तो। ठीक है, अब आता है ट्रेड बिल और अकोमोडेशन बिल, ये आपको एक बार रीड करना है। ट्रेड बिल यानी जो आप बिजनेस में पूरे जो अभी गुड्स वाला एग्जांपल है ना, एग्जैक्टली वही। अकोमोडेशन यानी आप स्टे करने के लिए कोई बिल, तो वो वैसे वाले बिल्स उन्होंने क्लियरली अलग से एक्सप्लेन कर दिए। एक बार रीड करो फिर मैं बता दूंगी। ट्रेड बिल यानी गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, और ये अकोमोडेशन यानी जब आप रहने के लिए कोई चीज बात करते हो ना कि मुझे यहाँ पे रहना है, अकोमोडेट करना है इधर पे, उसके लिए अगर कोई बिल रेज हो रहा है तो उसको अकोमोडेशन बिल। किसी को आपने कोई चीज लोन पे दी है, कोई चीज लेंड करने दी है कि ये आप इतने पैसे रख लो, जैसे लोन दिया है, तो लोन दिया है आपने किसी पर्सन को, तो बोला है 3 महीने में मुझे लोन रिटर्न करना है। फ्रेंड्स के साथ आपका होता है तो आपने एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर दिया उसके लिए कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, 3 महीने में मेरा लोन वापस कर देना, वो कवर हो जाएगा अकोमोडेशन बिल में भी। ठीक है, अब बिल इन सेट्स यानी कॉपीज ऑफ बिल, वहां लिख दो बिल के सेट्स बनते हैं, सबके पास जाएगा एक बिल, एक जो ड्रॉ कर रहा है वो खुद के पास रखेगा, फिर ड्रॉ ही रखेगा, फिर जब वो आगे देगा तो एक बिल वो तो खुद के पास रखेगा ना कि मुझे मेरे ऊपर भी, देखा है सबकी फाइल्स बनी होती है हर बिजनेस वालों की बिल्स की, वो सिर्फ कार्बन कॉपीज, कार्बन के नीचे वाली कॉपीज हर कोई, बुल बुक्स रखते हैं प्रॉपर, तो बिल्स की 3 कॉपीज तो आप बनाते ही हो, सेट्स जितने कॉपीज बनाते हो उसको बिल्स इन सेट्स बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक बार रीड कर लेना। राइट टू डुप्लीकेट बिल, तो ये जो कार्बन कॉपी वाली बात हमने देखी अभी, तो हम एक रखते ही हैं डुप्लीकेट बिल भी, तो अलग से भी एक बिल बुक रखते हैं अपन। कई लोग तो इतने पर्टिकुलर होते हैं कि वहां एक बिल बनाएंगे एक आपको देंगे, फिर तुरंत एक बिल बुक में किसी पर्सन को बिठा के रखा है कि ये कॉपी करके रखो, या तुरंत सॉफ्टवेयर में अपडेट्स करने लग गए आजकल तो लोग। ठीक है, बिल इन सेट्स में और बिल इन डुप्लीकेट, डुप्लीकेट एक बिल आप बना के रखते हो, बिल इन सेट्स मतलब कॉपीज ऑफ बिल, जितनी आपने बना के रखे उसका पूरा सेट, जितनी भी कॉपीज बना के रखे। ठीक है, आप ये बना के क्यों रखते हो ना, ताकि कहीं पे भी मिसप्लेस हो जाए तो आपके पास एक और हो, आपको कोई नुकसान ना हो, आपके पास पता हो कि आपको इस पर्सन से बिल लेना है, ऑर्डर लेना है, इतना पैसा लेना है। ठीक है, बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, किसी को पता है? चेक जैसा ही होता है। ठीक है, जब आप a bill of exchange is sometimes to spoken as bank draft, as draft it called as bank draft, and bill of exchange drawn by one bank on another bank or itself in its own branch, it is a negotiable instrument. It is very much like the check with 3 points of distinction between two. The bank draft can be drawn only by a bank or on another bank, usually on its own branch. It cannot be easily be countermanded, it cannot be made payable टू बेरर, मतलब आपने एच डी एफ सी बैंक लिखा है, उसने अपनी ब्रांच लिखा है कि भाई मैं एच डी एफ सी गोलबाजार ब्रांच, मैं एच डी एफ सी विजयनगर ब्रांच से ये रिक्वेस्ट करता हूँ इतना अमाउंट आपको मुझे देना है, या अंडरटेकिंग ऑर्डर देता हूँ आपको, अनकंडीशनल ऑर्डर कि आपने इतना अमाउंट पे करना है, तो बैंक ड्राफ्ट ओनली फ्रॉम बैंक टू बैंक, बैंक टू अनदर बैंक लिख दो। हाँ, ओन ब्रांच। नीचे देखो स्पेसिमिन भी दिया हुआ है कि कैसे बनाया है वो, तो एक्स वाई जेड ब्रांच और दूसरे वाली ब्रांच, एबीसी बैंक ने एक्स वाई जेड ब्रांच को बनाया हुआ है। हाँ जी, ठीक है, अब आ जाओ चेक पे। चेक चेक चेक, माइक चेक, चेक तो सबको पता होगा, देखे तो होंगे चेक्स तो, चेक तो बहुत इजी है। चलो, चेक क्या होता है?
मैं तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ही यूज करती हूँ, नो चेक्स, पेपर सेवर। चलो देखो, चेक की डेफिनेशन, चेक के आगे लिख दो एक तो पेबल ऑन डिमांड, ठीक है। चेक क्या होता है? डेफिनेशन ऑफ चेक टू इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रंकेटेड, ठीक है, ट्रंकेटेड चेक एंड अ चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ट्रंकेटेड चेक यानी स्कैन कॉपीज जब मिलती हैं उसकी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यानी आपने ई फॉर्म में अगर चेक बनाया हो तो, ठीक है। आजकल तो आप बनने लग गए ना, आपने किसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा है तो चेक के थ्रू भी ई चेक्स भी आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी इसको बना। अच्छा, ये लोगों ने बनाया है स्पेसिमिन, एक उन्होंने बनाया, वो प्रिंट होके आता है, फिर अपन उसे यूज करते हैं, चेक बुक। ये इलेक्ट्रॉनिकली बना है क्योंकि आपने किसी को चेक दे दिया, मतलब आपके बैंक से ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। ऐसा ही होता है ना। चेक का एक कैश का फॉर्म भी है, आप बोल सकते हो उसको कि फॉर्म ऑफ कैश भी है, क्योंकि आपने अगर किसी को 2 लाख का चेक दिया, मतलब आपके बैंक अकाउंट से चेक कट जाएगा। तो कट कैसे रहा है? इलेक्ट्रॉनिकली कट रहा है ना, तो इसको एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपने एक पेपर बनाया है, ठीक है, जिसको आप यूज कर सकते हो फॉर पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ कैश, ठीक है। तो ये नॉर्मल होता है, ट्रंकेटेड यानी स्कैन कॉपीज होती हैं, और एक इलेक्ट्रॉनिक जिसमें आप डीएससी, डिजिटल सिग्नेचर्स, पता है तुम लोगों को, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर्स आते हैं जिसमें आप डीएससी लगा दो और फिर आप ऐसे अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो। मार्क करो उसमें, electronic image of a truncate check and check electronic form. Check is a bill of exchange drawn on specified banker, not expressed to be payable otherwise than on demand. It includes electronic image of truncated check and check in electronic form. वो क्या है? पर्टिकुलरली एक पेपर, एक स्कैन कॉपी बन के प्रिंट होके आपके पास आया है, वो है एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का ही पार्ट, क्योंकि आपके बैंक से डायरेक्टली कट हो जाता है। अब वो ऑन डिमांड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब चेक बैंक के पास आप ले जाओगे तो आप डिमांड करोगे ये पैसा हमें दे दो, उसमें पर्सन का साइन है, उस पर्सन का नाम है, अकाउंट नंबर है, आपके अकाउंट से कट होके सामने वाले को चला जाएगा। चेक भरा तो होगा ना कभी, किसी ने देखा है? चलो ये एक बार रीड कर लेना, चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और चेक ट्रंकेटेड चेक। मैंने बता दिया स्कैन कॉपीज होती है और वो कंप्यूटराइज फॉर्म में निकल के आता है। पार्टीज टू चेक देखो, ड्रॉअर, ड्रॉई और पे। एक पर्सन जिसने चेक ड्रॉ किया है, द पर्सन हु ड्रॉज द चेक। ड्रॉई द बैंकर, ठीक है, ड्रॉई, ड्रॉई कौन है? हम द बैंकर ऑन हुम द चेक इज ड्रॉन। आप चेक में बैंक को बोलते हो कि इस पर्सन को पे कर दो, ठीक है। और पे द होल्डर, फिर और भी पार्टीज है, द पे द होल्डर, द एंडोसर, एंडोसी, एज सेम इन केस ऑफ बिल। अब जो चेक होल्ड करेगा उसे होल्डर, और होल्डर इन ड्यू कोर्स भी रहेगा वो। फिर जो एंडोर्सर है, एंडोर्सी है, जब वो चेक किसी और के पास जाएगा तो वो पर्सन एंडोर्सर, और जिसके पास जाएगा वो एंडोर्सी। सेम चीज है। एसेंशियल्स ऑफ चेक, इट इज ऑलवेज ऑन बैंकर, payable on demand. It does not require acceptance. There is, however, a custom among bank to mark checks as good for purpose of clearance. बैंक की ड्यूटी है कि वो चेक करते हैं, मार्क करते हैं कि कौन से अकाउंट में है, फिर उसको क्लियर करते हैं, ठीक है। चेक कैन ड्रॉन ऑन द बैंक where the drawer has an account. Obviously उसी बैंक में दोगे जहां आपका अकाउंट होगा। चेक must be payable to the drawer himself. It may be made payable to the bearer on demand unlike a bill or note. अभी क्या हो रहा है, आप चेक कभी कभी डालते हो अपने लिए भी कि मेरे को पैसा चाहिए, है ना, आपको कैश चाहिए तो आप उसके लिए भी चेक डाल सकते हो। अब बैंकर इज लाइबल ओनली टू अ ड्रॉअर। भाई जिसने चेक बनाया है मेरे नाम पे, मैं सिर्फ उसके लिए लाइबल हूँ, ठीक है, मैं और किसी के लिए लाइबल नहीं हूँ।